भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP अनुच्छेद 36 से 51 तक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हाँ, अनुच्छेद 36 में फिर से राज्य की वही परिभाषा है जो भाग 3 में थी। हाँ। और अनुच्छेद 37 एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, ये सिद्धांत अदालतों द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। अच्छा, मतलब नॉन जस्टिशिएबल। हाँ, गैर न्यायोचित, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये एक तरह से राज्य के लिए नैतिक निर्देश है। नैतिक निर्देश, ठीक है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा। वेलफेयर स्टेट। अनुच्छेद 39 कुछ महत्वपूर्ण नीतियां बताता है, जैसे सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता। ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में राज्य के लक्ष्य तय करते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। हाँ, पंचायत। और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने में सक्षम बनाने का निर्देश देता है। ये गांधीवादी विचारधारा का प्रतिबिंब है। अनुच्छेद 41 कुछ स्थितियों में, जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी में काम पाने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। राइट टू वर्क कुछ दशाओं में। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय दशाएं और मातृत्व राहत यानी मैटरनिटी रिलीफ सुनिश्चित करने की बात करता है। अनुच्छेद 43 मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। ये सब मिलकर एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को दर्शाते हैं। सही। अनुच्छेद 44 काफी चर्चा में रहता है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेगा। UCC। हाँ। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का निर्देश देता है, खासकर गायों और अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार तथा उनके वध पर रोक लगाने के लिए। इसी तरह अनुच्छेद 48 का जो बाद में जोड़ा गया, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने, पर्यावरण संरक्षण, हाँ, तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का कर्तव्य बताता है। राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण। फिर अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है, सेपरेशन ऑफ पावर। हाँ, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके। बिल्कुल। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने। अंतर्राष्ट्रीय शांति, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है। तो ये निदेशक तत्व शासन के लिए एक व्यापक खाका प्रदान करते हैं। हाँ, भले ही वे कानूनी रूप से बाध्यकारी ना हो। इसके ठीक बाद आता है भाग 4 क, जिसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है, 51 क, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। हाँ, इमरजेंसी के दौरान। हाँ। शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, बाद में 2002 में 86वें संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। वो शिक्षा वाला है ना? हाँ। 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। हाँ, वही। हाँ, ये नागरिकों को उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वगैरह वगैरह। मौलिक अधिकारों की तरह ये भी आमतौर पर गैर न्यायोचित हैं। एक इतने मुश्किल टॉपिक को इतने आसान तरीके से आप तक पहुंचाने के पीछे लॉ सूत्रा क्लासेस के एक्सपर्ट्स की बहुत मेहनत है। तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया तो उनकी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही और विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें।